हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज तारीख 24 फरवरी को शुरू करते हैं फिल्म्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज आदि गंगा रिवाइवल प्लान को लेकर है। अब हुआ क्या है, दरअसल हमारा जो इनिशिएटिव है हमारी गंगा नदी को क्लीन करने का, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो आदि गंगा रिवर है उसको रीजनरेट करने के लिए, ताकि आदि गंगा जो रिवर है उसको रिवाइव किया जा सके, उसे क्लीन किया जा सके, उसमें जो वाटर की डेप्थ है वो इतनी रखी जा सके कि बोट सेल हो सके। तो इसी पूरे प्लान को कहा गया है आदि गंगा रिवाइवल प्लान। तो अब हम प्लीज के पर्सपेक्टिव ये जान लेते हैं कि ये आदि गंगा रिवर क्या है। तो उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गंगा रिवर क्या है। देखिए, गंगा जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन होता है भागीरथी नदी के रूप में, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब ये भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तब इसे गंगा बोला जाता है। तब ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल से होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो इसी रिवर का एक पार्ट है आदि गंगा रिवर, जो कि कलकत्ता से होकर गुजरती है, जो बेसिकली हुगली रिवर का पार्ट थी। पहले ये गंगा की मेन स्ट्रीम हुआ करती थी, कंट्रीब्यूट करती थी, बट अब क्या हो गया है, इसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि ये नदी बिल्कुल सूख गई है और एक तरीके का नाला बन गया है। तो इसको लेके हाईकोर्ट में केस गया, वहां पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फिर कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप इस नदी को रिवाइव कीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने भी 650 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं, ताकि जो आदि गंगा रिवर है उसे रिवाइव किया जा सके। तो आदि गंगा रिवर को गोविंदपुर क्रीक या टोलिस कैनाल भी बोलते हैं, जो कि हुगली रिवर का पार्ट थी कलकत्ता में। ये 17वीं सेंचुरी तक जो मेन रिवर थी गंगा, उसका मेन स्ट्रीम हुआ करती थी ये। और सुंदरबन में जितना भी पानी आता था वो आदि गंगा से आता था। बट 1970 के बाद से सिचुएशन चेंज होने लग गई। इसका वाटर क्वालिटी जो था वो धीरे धीरे डिग्रेड होता गया और ये एक टाइप का सीवियर में कन्वर्ट होता गया। और साथ ही साथ जो इंक्रोचमेंट हुआ, तो उससे भी ये पूरी जो नदी है वो एकदम से सूखती चली गई। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से जीरो हो गया आदि गंगा रिवर के लिए। और जब ये रिवर कलकत्ता सिटी से क्रॉस करती है तो अब ये पूरी तरीके से वेनिश हो चुकी है। मतलब अब रोड बन गए हैं, हाउस बन गए हैं, हॉल्स बन गए हैं। तो इस पूरे नदी में इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये नदी पूरी तरीके से एक नाला बन के रह गई है। इसी को अब रिवाइव करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये 2011 में लॉन्च हुआ था एज ए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इसे नेशनल गंगा काउंसिल कर रही है। और नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन है, पीएम है। तो ये जो फैक्ट है प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से हमें पता होना चाहिए कि नेशनल गंगा काउंसिल है, जिसका काम है, जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है कि गंगा नदी को साफ करना है, पोल्यूशन फ्री रखना है, क्लीन रखना है। उसी के अंतर्गत ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च किया गया था 2011 में। एज ए सोसाइटी से रजिस्टर्ड किया गया था अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। इसका मेन मकसद है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करना और पूरे जो रिवर है उसे रिजनरेट करना। इसका मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो है वो मेंटेन रखना है, वाटर की क्वालिटी बढ़ाना है और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इसका यूज रखना है। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 5 टायर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जो 5 टायर स्ट्रक्चर है तो उसमें अपेक्स बॉडी नेशनल गंगा काउंसिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उसके बाद है एम्पावर टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा, तो ये जो इसका हेड करते हैं हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर होते हैं वो इसे हेड करते हैं। फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आती है, फिर स्टेट गंगा कमेटी और फिर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये इसीलिए है ताकि हमारी जो गंगा नदी है उसे जितनी जल्दी हो उसके साफ किया जा सके। तो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है या फिर सीधा आदि गंगा रिवर को लेकर सवाल आ सकता है कि आदि गंगा रिवर कहाँ है और एक किस नदी का पार्ट है, सुंदरबन से कैसे कनेक्टेड है। तो ये हमें बेसिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज एलसीए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है, दरअसल ये जो हमारा तेजस है, इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको अब इंटीग्रेट किया जाएगा हेवी स्टैंड ऑफ वेपन्स लाइक स्केल, एयर टू ग्राउंड, लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक मिसाइल के साथ में। अस्त्र को भी इसके साथ इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तो इससे जो तेजस है और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब तेजस बेसिकली है क्या, ये एक टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने जो इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया इसे। ये 93 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट इसने 2001 में ली थी। इसे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी के लिए इसे तैयार किया गया था, ताकि जो हमारे मिग 21 फाइटर जेट्स हैं उसे फेज आउट किया जा सके। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 1.6 मैक और ये एक स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और 2016 में इसके जो स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में इंटीग्रेट कर दिया गया था, जिसे फ्लाइंग डेगर का नाम दिया गया। उसी के सेकंड वर्जन को, अपडेटेड वर्जन को मार्क 2 का नाम दिया गया है। तो अभी जो न्यूज आई है उसी मार्क 2 को लेकर आई है कि इसी में जो पावरफुल वेपन्स हैं, पावरफुल जो मिसाइल्स हैं वो अब इंटीग्रेट की जा रही हैं। तो जो एलसीए मार्क 2 होगा वो हेवियर होगा और पहले वाले तेजस से और ज्यादा पावरफुल होगा, कैपेबल होगा।
ये 1350 लॉन्गर होगा, जिसमें कैंडिडेट की विंग स्पैन होगी। इसमें एक ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जो कि पहले तेजस में नहीं था, तो ये मेजर डिफरेंस है इसका तेजस मार्क 2 का। इसमें हेवी स्टैंड ऑफ वेपन्स होंगे, जैसे कि स्कैल्प, मेस, स्पाइस 200, और ये अपने साथ में 6500 केजी का पेलोड ले जाने में सक्षम है। जो पहले तेजस था, 3.5 टन का जो पेलोड था वो ले जा सकता था, वेपन्स ले जा सकता था, बट अब तेजस मार्क 2 में इसकी जो लिमिट है उसे 6500 केजी कर दिया गया है। और अगर हम राफेल की बात करें, तो वो 9 टन तक अपने साथ में पेलोड लेके जा सकता है। इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का G414 इंजन रहेगा। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए एलसीए तेजस मार्क 2 को लेकर। तेजस को लेकर कई कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, खासकर मलेशिया है, अर्जेंटीना है। तो ये अपनी एयरफोर्स के लिए तेजस को इंपोर्ट करना चाहती हैं। तो इससे इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। इससे हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जॉब जनरेट होगी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इससे हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है तेजस को। तो इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज राइट टू प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन को लेकर है। दरअसल फैमिली कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उसमें एक बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना था, ताकि उस बच्चे के पिता कौन है ये पता किया जा सके। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो बच्चे होते हैं उनमें आप मैकेनिकली उनको डीएनए टेस्ट के लिए नहीं फोर्स कर सकते, कि कोई सा भी पेटर्निटी का इशू आया और आपने उस बच्चे के डीएनए टेस्ट के ऑर्डर जारी कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पर्सनल होती है और इंटीमेट कैरेक्टर की होती है। तो ये हमारा राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। तो बच्चे की भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो उस बच्चे के राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। और राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो जो 2017 में पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था, उसमें ये बताया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही साथ जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, वो भी बच्चे के राइट ऑफ प्राइवेसी को, ऑटोनॉमी को और आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है और रिकॉग्नाइज करता है। और फैमिली कोर्ट को यह हिदायत दी है कि जब भी आप डीएनए टेस्ट के बोले किसी बच्चे का, तो वो आपके पास लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, कि उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, या फिर केस ऐसा हो चुका है जहां पर डीएनए टेस्ट ही अब जरूरी हो गया, तब जाके आप ऐसा कोई ऑर्डर पास करेंगे। अदरवाइज आप हर पैटर्नल केसेस में बच्चे को डीएनए टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। क्योंकि अगर आप बच्चे के ऊपर डीएनए टेस्ट फोर्स करते हो, तो उस बच्चे में मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी बहुत टेबू माना जाता है कि बच्चे के पिता के बारे में जानकारी ना होना, ताकि उस बच्चे के पिता की आइडेंटिटी को लेकर कोई इशू होना, तो उससे उस बच्चे को मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। और साथ ही साथ जो डीएनए टेस्ट होता है, वो मदर की रेपुटेशन और डिग्निटी को भी नुकसान पहुंचाता है। सोसाइटी में उन्हें भी एक टाइप का स्टीरियोटाइप दिया जाता है, और उस वुमन की डिग्निटी को नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी बच्चे को डीएनए टेस्ट के लिए ऐसे कैजुअली ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इससे बच्चे की जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट होती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को लेकर है। अब ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है? तो ये जो कॉरिडोर होगा, ये इंडिया और यूएई के बीच में होगा। दरअसल इंडिया और यूएई के बीच में बातचीत चल रही है कि एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे इन दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो कॉस्ट है और जो टाइम है, वो दोनों सेव होगा। क्योंकि अब होगा क्या कि इस वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की मदद से जो ट्रेड होगा वो स्पीड अप होगा। क्योंकि जो भी कार्गो भेजा जाएगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसका जो प्री अराइवल इंफॉर्मेशन है वो उसको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इससे वहां पर जो कस्टम की जो क्लियरेंस मिलने में जो टाइम लगता था, जो पैसा लगता था, वो अब कम हो जाएगा। इससे जो ट्रेड होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा। लास्ट ईयर जो यूएई गवर्नमेंट है उसने कतर के साथ में सेम वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर का एग्रीमेंट साइन किया था। अब जैसे कि इंडिया अगर कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई में, तो इंडिया में ही वो ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ये सामान है, इतनी क्वांटिटी में है, इस क्वालिटी का है, ताकि यूएई के कस्टम को ज्यादा टाइम ना लगे उसे क्लियर करने में। और इससे जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा। तो इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल ये ट्रेड होता है 63 बिलियन का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, जिसका टारगेट रखा गया है 100 बिलियन का। तो यूएई हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। लास्ट ईयर हमने यूएई के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत जो हमारा 90% जो एक्सपोर्ट है उसमें जो कस्टम ड्यूटी थी वो लगभग जीरो हो गई थी। और इस प्री अराइवल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के तहत अब जो ट्रेड होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकती है कि दरअसल वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है और ये किन देशों के बीच में साइन हुआ है। आप चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2014 के फिलिप से पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो जो दल बदलू जो कानून है वो किस शेड्यूल में अपनाया गया था? तो वो 10 शेड्यूल में अपनाया गया था। इस 10 शेड्यूल में क्या बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमएलए अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अपने विप को वो वायलेट नहीं कर सकता, अपने पार्टी के स्टैंड के अगेंस्ट वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट एमएलए होते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये 3 कंडीशन बनाई गई हैं, जिसके तहत उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो सदस्यता है सांसद की या फिर
विधायकी की वो रद्द की जा सकती है। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, इसमें स्पीकर को अलाउड होता है कि अगर वो स्पीकर बनने के बाद पार्टी छोड़ता है तो उसे किसी भी प्रकार का डिफेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर कोई पार्टी के 2/3 मेंबर्स रिजाइन देके अगली पार्टी से मर्ज होते हैं किसी दूसरी पार्टी से, तब भी इसे डिफेक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। और एंटी डिफेक्शन को रिलेटेड जो भी फाइनल डिसीजन लेना होता है वो स्पीकर लेते हैं। तो ये बेसिक प्रोविजन हो गए 10 शेड्यूल को लेके। वैसे ही महाराष्ट्र में केसेस चल रहे हैं एंटी डिफेक्शन को लेके, कई सारे स्टेट में डिफेक्शन को लेकर न्यूज बनी है, तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हमें 10 शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।